हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल आप सभी के डियर स्टूडेंट्स। नवदीप सर की फिजिक्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है प्यारे बच्चों। तो देखिए प्यारे बच्चों, अपने जो चल रहा था क्लासिकल मैकेनिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट, और इसमें अपने जो टॉपिक अपने आज करेंगे, दो टॉपिक करेंगे और दोनों ही बिल्कुल सिमिलर से टॉपिक हैं। तो पहला जो टॉपिक है, आपको नाम देख के तो बड़ा लग रहा होगा ये वाला, कि ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन फॉर फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस इन्वॉल्विंग ट्रांसलेशन, और दूसरा है कोऑर्डिनेशन ट्रांसफॉर्मेशन इन फ्रेम्स हैविंग यूनिफॉर्म रिलेटिव मोशन ऑफ ट्रांसलेशन। ठीक है, दोनों ही टॉपिक। अब ये टॉपिक है क्या, समझेंगे सारा कुछ। एक मेरे को कल सुझाव आया था एक बच्चे का, वो सुझाव मैंने मान लिया, और वो मेरी गलती भी थी कि मैं वीडियो का जो थंबनेल है उस पर ये वाला नहीं लगा रहा था, जो 1 2 3 नंबर। तो वो कहते कि सर कंफ्यूज हो रहे हैं, तो आज मैंने लगा दिया 3 नंबर वीडियो। ये पहले वाले के भी थंबनेल मैं चेंज कर दूंगा, टेंशन फ्री रहो आप। तो देखो बच्चों, इसमें आपको जो टॉपिक है बहुत ही अच्छे तरीके से समझना है। काफ़ी अच्छे टॉपिक हैं, और इससे आगे वाला टॉपिक है वो काफ़ी बड़ा टॉपिक था, इस कारण मैं इसमें ऐड नहीं किया वो वाला टॉपिक। ये दोनों ही छोटे टॉपिक हैं, और पेपर के लिए आज से यहाँ से आपका चैप्टर बिल्कुल यानी कि स्टार्ट हो जाता है। मतलब जो पेपर में आने वाली चीज़ है वो यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। पहले वाला जो इससे पहले अपने 2 क्लासों में किया था वो बेस था, उसमें पेपर में आने के बहुत कम चांस है। कोई एक नंबर का क्वेश्चन है, छोटे क्वेश्चन में आ जाए तो अलग बात है, लेकिन बड़े क्वेश्चन में वहां से नहीं आता। ठीक है, तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो एक नई एनर्जी के साथ। तो देखिए बच्चों, आपके सामने आ चुका है टॉपिक। टॉपिक का नाम मैंने हिंदी में भी लिख दिया है, स्थानांतरित निर्देश तंत्रों के लिए रूपांतरित समीकरण ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन फॉर फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस हैविंग ट्रांसलेशन। अब ये है क्या चीज, सबसे पहले तो आप ये देखो भाई, इस टॉपिक में अपने को समझने वाली चीज क्या है। ठीक है, एक चीज़ मैं आपको ये बता दूं कि कई बच्चे मुझे ये कह रहे थे कि सर इंग्लिश हिंदी मीडियम, तो मुझे ऐसा नहीं लगता। कोई 1 2 बच्चों के कमेंट आए थे कि इंग्लिश और हिंदी मीडियम में कोई प्रॉब्लम। मेरे को नहीं लगता आपको कोई प्रॉब्लम आ रही होगी, क्योंकि इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों को मैं कंबाइन करा रहा हूँ, और दोनों के लिए नोट्स भी कंबाइन बना रहा हूँ। और कई बच्चे को ऐसे लग रहा होगा कि सर ये इंग्लिश वाले हमारे काम के किस कारण है, हिंदी वाले सोच रहे होंगे, या इंग्लिश वाले सोच रहे होंगे कि सर ये हिंदी वाले नोट्स हमारे लिए किस काम के हैं। तो बच्चों ये काम आपके कब आएंगे, जब आप खुद पढ़ाने लगोगे। ठीक है, तब आप याद करोगे कि हाँ नवदीप सर ने हमें नोट्स दिए थे, और वो नोट्स हमारे बहुत ही ज़्यादा काम आ रहे हैं। ठीक है, तो इस कारण ये वाले नोट्स संभाल के रखना, आप अपनी कॉपी में बना लेना, और अगर इसका प्रिंट निकलवाना चाहो तो प्रिंट निकलवा लो आप, काफ़ी बढ़िया प्रिंट आएगा। तो मैं सारा कुछ यानी कि हिंदी और इंग्लिश मीडियम, ताकि आपको बिल्कुल दिक्कत ना आए, इस कारण कंबाइन ही करवा रहा हूँ। तो देखो क्या चीज है, इस टॉपिक में अपने को समझना क्या है। देखो, अब पहले आपने जो टॉपिक किया था उसमें अपने एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस लिया था, यानी फ्रेम ऑफ रेफरेंस इस चैप्टर में कहने का मतलब पता है क्या है, वहां पर एक आप देसी भाषा में कह दिया करो। हाँ, देसी भाषा से मुझे याद आ गया कि मुझे एक बच्चा, पिछले साल की बात है, एक बच्चा मुझे ये कह रहा था कि सर आप जो ये फिजिक्स करवाते हो ना, ये बिल्कुल गंवारों वाली भाषा में करवाते हो। ठीक है, उसने मुझे ये कहा था। तो गंवारों वाली भाषा, देखो गंवारों वाली भाषा नहीं होती है ये वाली जो भाषा है। मैं बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में करवाता हूँ, कि जो लैंग्वेज आपके समझ में आ जाए। कुछ अपवाद होते हैं, उनको मैं ऐसे लगा कि ये जो भाषा है मेरी गंवारों वाली भाषा है। ठीक है, तो आपका क्या विचार है वो मुझे बता देना। तो मैं ऐसे करवाता हूँ कि फिजिक्स बिल्कुल आपके जो डेली लाइफ में अपने बातें करते हैं उसमें काम आ जाए आपकी ये वाली फिजिक्स। ठीक है, भी उस उन्हीं वर्ड को लेके मैं आपको करवाता हूँ। तो देखो, अब इसमें क्या है कि यहाँ पर फ्रेम ऑफ रेफरेंस आप ऐसे समझ सकते हो कि वहां पर एक बंदा खड़ा हुआ है, और वो किसी पार्टिकल को, किसी चीज को देख रहा है। मान लो एक बंदा कार को देख रहा है। तो अब फिजिक्स की लैंग्वेज में, या यहाँ पर अगर मान लो अगर आपको समझाना हो ये चीज फिजिक्स में, तो आप उसको फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले लेते हो, उस बंदे को क्या ले लेते हो, फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले लेते हो। और जो कार जा रही है, या ट्रेन जा रही है, या कोई भी जिस ऑब्जेक्ट को वो देख रहा है, जिस वस्तु को वो देख रहा है, उसको आप यहाँ पर क्या ले लेते हो, कण ले लेते हो। ठीक है, तो ये इनके कोड नेम है, ऐसे वो बोल सकते हैं आप, क्या है इसके कोड नेम है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस कि अपने पास यहाँ पर ये वाला जो टॉपिक है, इसमें 2 फ्रेम ऑफ रेफरेंस अपने ले रहे हैं, यानी कि 2 फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस इसमें ऐसे बंदे तो दिखा नहीं सकते, भी 2 बंदे खड़े हैं यहाँ पर, तो आपको कार्तीय निर्देशांक पद्धति में एक्स वाई जेड एक्सिस दिखाने पड़ेंगे। तो अपने यहाँ पर 2 ले लेते हैं, एक्स वाई और जेड जो एक्सिस हैं। देखो, एक तो ये वाला है,
ठीक है, एक्स वाई जेड है, और दूसरा ये वाला फ्रेम है। तो अब यहाँ पर बंदे कहाँ पर खड़े हैं कि ये वाला जो ओ पॉइंट है, एक आदमी तो यहाँ पर खड़ा है और एक आदमी यहाँ पर खड़ा है ओ डैश पर। ठीक है, दोनों ही अपनी जगह पर स्थिर है, इसमें क्या है, अपनी जगह पर स्थिर है, स्टेबल है, रुके हुए हैं। अब क्या है कि यहाँ P बिंदु पर एक कण जा रहा है, इस P बिंदु पर, इस P बिंदु पर कण जा रहा है और उस कण को देख रहे हैं, और वो वाला कण है, उसका वेग आपका, देखो ये बंदा उसको देखेगा तो उसको अपना वेग दिखाई देगा, ये बंदा देखेगा उसको अपना वेग दिखाई देगा। बस अपना आज का टॉपिक यही है कि एक तो अगर इस बंदे का इसके सापेक्ष मान लो भी, ये वाला बंदा देख रहा है, यहाँ पर ओ बंदा है, ओ पर बैठा हुआ है कोई आदमी, वो इस पी को देख रहा है, तो उसका जो विस्थापन सदिश है या स्थिति सदिश जिसको बोल देते हैं वो आर वेक्टर है, और जो यहाँ पर ओ डैश है इसका स्थिति सदिश आर डैश वेक्टर है। तो अब अपने को आर वेक्टर और आर डैश वेक्टर में रिलेशन निकालना है। एक तो भी एक निर्देश तंत्र में विस्थापन, दूसरे निर्देश तंत्र में उस पदों में विस्थापन कितना होगा। ठीक है, दूसरा अपने को यहाँ पर निकालना है कि मान लो एक निर्देश तंत्र में वेग उसका है यहाँ पर u और दूसरे में u डैश है, तो u और u डैश के बीच में रिलेशन निकालना है। ठीक है, तीसरा यहाँ पर एक्सेलरेशन, एक में a होगा दूसरे में a डैश, तो a और a डैश में रिलेशन। मतलब कि अपने को यहाँ पर करना क्या है, समझ लो आप कि एक निर्देश तंत्र में या एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो वेलोसिटी होगी या उसका विस्थापन होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, या उसका एक्सेलरेशन त्वरण होगा, दूसरे निर्देश तंत्र में भी क्या होगा, ये तीनों चीजें होंगी। इन तीनों के बीच अपने को रिलेशन निकालना है भी, एक दूसरे से ये कैसे रिलेट करते हैं। ठीक है ना, समझ आई इतनी बात। तो अब देखो अपने निकालते हैं यहां पर, मैं इसको मिटा देता हूं। तो देखो मैंने यहां पर थ्योरी लिखी हुई है, क्या लिखा हुआ है, हाँ, चित्रानुसार दो निर्देश तंत्र, पहले हिंदी मीडियम वाले पढ़ लो, एस और एस डैश हैं, वह इनके मूल बिंदु ओ व ओ डैश पर दो प्रेक्षक स्थित हैं। प्रेक्षक मतलब आदमी, जो पी बिंदु पर स्थित कण को देख रहे हैं, और कण P का S निर्देश तंत्र के सापेक्ष स्थिति सदिश R वेक्टर व S डैश के सापेक्ष स्थिति सदिश R डैश वेक्टर है। ये R वेक्टर हो गया, यहां पर दूसरे कलर के पेन से दिखा देता हूं, ये आर वेक्टर हो गया और ये आर डैश वेक्टर हो गया। इस ओ डैश के सापेक्ष पी का जो स्थिति सदिश है वो आर डैश है, और इस ओ के सापेक्ष जो पी का स्थिति सदिश है वो क्या है, आर वेक्टर है। तो दोनों प्रेक्षकों के मध्य विस्थापन सदिश आर जीरो वेक्टर है। ये जो आर जीरो वेक्टर है ये क्या है, इस निर्देश तंत्र के मूल बिंदु और इस निर्देश तंत्र के मूल बिंदु के बीच का विस्थापन है। मतलब दोनों जो प्रेक्षक हैं या दोनों अपने बोल सकते हैं कि जो ऑब्जर्वर हैं या दोनों निर्देश तंत्र हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, एक दूसरे से r0 डिस्टेंस पर है। ठीक है, तो आप ऐसे समझ सकते हो कि यहां पर दो आदमी खड़े हुए हैं, दोबारा समझ लो एक बार, दो आदमी खड़े हुए हैं और P बिंदु पर एक कार जा रही है। ठीक है, कार जा रही है, वो कार को देख रहे हैं, ये वाला भी देख रहा है और ये वाला भी देख रहा है। तो अब अपने को ये वाला दिया हुआ है कि इस वाले बंदे को, ये वाला जो O पर खड़ा है, इसको 60 किलोमीटर प्रति घंटा की उसकी स्पीड दिख रही है। ठीक है, 60 किलोमीटर पर आवर की, तो इस बंदे को उसकी स्पीड कितनी दिखेगी, अपने को ये निकालना है। ठीक है, इस बंदे को जो स्पीड दिख रही है दूसरे को कितनी दिखेगी, इस बंदे को जितना एक्सेलरेशन दिख रहा है दूसरे को कितना दिखेगा, इस बंदे से जितनी दूर है ये कार, मान लो 50 मीटर है, तो इससे कितनी दूर होगी। ये सारी चीजें अपने को यहाँ पर क्या करनी है, निकालनी है। बच्चों समझ आई इतनी बात। अब मुझे लगता है आपको समझ आ गई होगी ये चीज कि अपने को यहाँ पर निकालना क्या है। ठीक है, क्या चीज यहाँ पर निकालनी है। तो इंग्लिश मीडियम वाले पढ़ लो, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए देखो क्या दिया हुआ है, लेट वी हैव टू फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस हैविंग two frame of reference S and S dash, two observers O and O dash are on origins, a moving particle is at P, the position vector of P with respect to S is R vector and with respect to S dash is R dash vector, the displacement vector between the operators नहीं observers आना था यहाँ पर। ठीक है ना, मैंने गलत लिख दिया, ऑब्जर्वर्स इज R0 वेक्टर, ऑब्जर्वर्स। तो ये जो डायग्राम में जितना भी चीज दी हुई है सारी की एक्सप्लेनेशन होगी ये वाली। तो समझ आई बात। अब अपने को निकालना है कि यहाँ पर जो आपको सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो देखो करते हैं स्टार्ट अपने।
देखो यहाँ पर अगर मैं लिखूं, एक ट्राइंगल बना लेता हूं मैं यहाँ पर अलग निकाल के कि ऐसे, सॉरी आपको ये दिख नहीं रहा होगा, मुझे पता है, थोड़ा सा ऊपर, या इसी ट्राइंगल को देख लो आप, ठीक है ना, इसी ट्राइंगल को देख लो। मैं यहाँ पर इसमें कलर फिल कर देता हूँ जो ये वाला ट्राइंगल है, फिर आपको अच्छे तरीके से दिख जाएगा। देखो बच्चों, ये वाला ट्राइंगल जो आपको दिख रहा है, ये यहाँ इसमें कलर फिल कर देता हूँ, ये वाला बारीक सा ट्राइंगल त्रिभुज, हाँ ये वाला, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि इन ट्राइंगल त्रिभुज जो यहाँ पर है ओ डैश पी, ठीक है, ओ डैश पी में अगर मैं ट्राइंगल लॉ लगाता हूं यहाँ पर, वेक्टर एडिशन का ट्राइंगल लॉ, तो देखो यहाँ पर वेक्टर, ये वाला आर वेक्टर है, इसकी डायरेक्शन ऐसे है, ठीक है, ये इसकी डायरेक्शन ऐसे है, और जो ये वाला वेक्टर है इसकी डायरेक्शन क्या है, ऐसे है। समझ आई बात? तो यहाँ पर दो कंसेक्यूटिव या लगातार जो वेक्टर है वो कौन से हैं, एक तो ये वाला r0 वेक्टर है और एक r डैश वेक्टर है, ठीक है, और इनका जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, r वेक्टर। ये तो देखो बाय ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर वेक्टर्स, तो ट्राइंगल लॉ से अपने देखो क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, अगर मैं लिखना चाहूं तो r0 वेक्टर, r0 वेक्टर और प्लस में क्या आ जाएगा यहाँ पर, r डैश वेक्टर इज इक्वल टू r वेक्टर, ये आ जाएगा, ठीक है। या आप यहाँ पर पहले साइड लिखना चाहो तो वो लिख लो, ओ डैश वेक्टर और प्लस में क्या आ जाएगा, ओ डैश पी वेक्टर इज इक्वल टू ओ पी वेक्टर, ठीक है, ये आ जाएगा। तो अब यहाँ से आपको जो वैल्यू निकालनी है वो r डैश वेक्टर निकालनी है, तो इसमें r वेक्टर माइनस r0 वेक्टर, ये वाली वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये वाली जो वैल्यू आई ना यहाँ पर बच्चों, ये वैल्यू है किसकी, ठीक है, ये वाली जो वैल्यू आई है आपके पास, ये किसकी वैल्यू है, ये अपने पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ गया है। क्या है ये, डिस्प्लेसमेंट, दोनों जो फ्रेम ऑफ, सॉरी डिस्प्लेसमेंट नहीं, सॉरी जो सेकंड अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उसमें उसका क्या आ गया, ये पोजीशन वेक्टर आ गया। मतलब कि यहाँ पर ये है कि आपको अगर मान लो न्यूमेरिकल आया तो न्यूमेरिकल में क्या यहाँ पर गिवन होगा और क्या फाइंड करना होगा, आपको इस आर वेक्टर की वैल्यू गिवन होगी भी, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में किसी पार्टिकल की पोजीशन है वो आर वेक्टर इज इक्वल टू आपको आई जे के कैप के गिवन होगी, दोनों के बिटवीन का जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है यानी r0 वेक्टर वो भी गिवन होगा, और आपसे पूछ लेगा कि जो सेकंड एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उसके रिस्पेक्ट वो कितनी दूर है, ठीक है, तो वो कितनी दूर है तो वो आपको क्या करना होगा, माइनस करना होगा यहाँ पर। तो ये यहाँ पर आप कह सकते हो कि ये क्या आ गई है यहाँ पर, सेकंड जो एस डैश फ्रेम है, जो एस डैश फ्रेम है उसकी क्या आ गई है, डिस्टेंस आ गई है या डिस्प्लेसमेंट आ गया है, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर आ गया है ये, और डिस्प्लेसमेंट किसका, जो पी पॉइंट का, यानी पी पॉइंट जो एस डैश फ्रेम से कितनी दूर है वो अपने को पता लग गया है बाय लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से। समझ आया? कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल सी चीज है भी, आपको कह दिया भी ये वाला जो पॉइंट है, अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बात करूं यहाँ पर भाई, ये 50 मीटर है इस पी बिंदु से दूर, ठीक है, और ये वाला इन दोनों के बीच की दूरी 20 मीटर है, तो अब ये वाला कितनी दूर होगा, तो आप कह सकते हो 50 माइनस 20 इज इक्वल टू 30 मीटर हो जाएगा। तो वही चीज की हुई है, ठीक है, आपको क्या करना है यहाँ पर, वही निकालना है कि जो अपना r डैश वेक्टर है वो r वेक्टर की फॉर्म में क्या आ जाएगा, ठीक है। अब यहां पर एक चीज और देखो, नेक्स्ट चीज अपने क्या निकालेंगे, वेलोसिटी निकालेंगे। अब इस ओ फ्रेम में अगर जो बंदा देख रहा है इस पी पर, जो पार्टिकल को देख रहा है उसके रिस्पेक्ट जो इसकी वेलोसिटी है वो यू वेक्टर है, क्योंकि आपकी बुक में सीबीएच वाली बुक में यू वेक्टर दी हुई है, और इस बंदे के सापेक्ष इसकी वेलोसिटी या इसके रिलेटिव इसकी वेलोसिटी यू डैश वेक्टर है, ठीक है। तो अब अपने को u डैश और u में रिलेशन निकालना है, u डैश की वैल्यू u की फॉर्म में निकालनी है अपने को, ठीक है। तो देखो क्या है यहां पर, जो आपका ये o डैश है और ये वाला हुआ है ये अपनी जगह पर खड़े हुए हैं, मूव कौन कर रहा है यहाँ पर, जो p पर पार्टिकल पड़ा है वो मूव कर रहा है, वो गति कर रहा है, o और o डैश दोनों ही रुके हुए हैं अपनी जगह पर, ये चीज आप ध्यान रख लेना, ठीक है। तो ओ और ओ डैश रुके हुए हैं, तो अपने यहां पर अब निकालते हैं नेक्स्ट चीज, जो निकालते हैं वो आ गया वेलोसिटी,
वेलोसिटी इन एस डैश फ्रेम, ठीक है, एस डैश फ्रेम। तो अपने यहां पर मान लेते हैं कि लेट वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन एस फ्रेम is equal to u वेक्टर, ठीक है। और लेट वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन एस डैश फ्रेम इज, एस डैश फ्रेम में वेलोसिटी इसकी कितनी है, तो वो आपको होगी कि सर ये है u डैश है, ठीक है। तो अब देखो अपने क्या करते हैं, जो ऊपर इक्वेशन आई है इसको मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट देता हूं यहां पर, इक्वेशन फर्स्ट। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं बाय डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू टी, ठीक है। यानी यहां लिख सकते हो आप समीकरण एक का टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, कि आपको देखो डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, विस्थापन दिया हुआ है, अब आपको कह दिया कि वेग निकालो, तो आप क्या करोगे, अवकलन ही तो करोगे, डिफरेंशिएशन ही तो करोगे। तो ये तो सिंपल सी चीज है जो आप 11वीं क्लास से करते आ रहे हो। तो अब इसका क्या करो, डिफरेंशिएशन कर दो। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं डी आर, यहां पर ये है डैश, ठीक है, ये डी आर डैश अपॉन में डी टी इज इक्वल टू डी आर अपॉन डी टी, और माइनस में डी आर जीरो वेक्टर अपॉन में डी टी, ये आ जाएगा, समझ आई, ये आ गया है। तो अब देखो डी आर डैश डिस्प्लेसमेंट था एस डैश फ्रेम में, तो डी आर डैश अपॉन डी टी, ये वैल्यू तो यहां पर बन जाएगी यू डैश वेक्टर, ठीक है। और डी आर अपॉन डी टी जो आर वेक्टर डिस्प्लेसमेंट था या आर वेक्टर पोजीशन वेक्टर था जिस पार्टिकल का, वो था आपका एस फ्रेम में, तो यहां पर वेलोसिटी अपने एज्यूम की हुई है यू वेक्टर, और माइनस में अब ये आर जीरो वेक्टर है, आर जीरो वेक्टर है या आर नॉट वेक्टर है, वो देखो आप कि ये इन दोनों फ्रेम्स के बिटवीन की डिस्टेंस है, इस ओ वाले और इस ओ डैश के बिटवीन डिस्टेंस। मैंने आपको कहा हुआ है कि जो ओ पर ऑब्जर्वर खड़ा है, ओ पर बंदा खड़ा है और ओ डैश पर खड़ा हुआ है, उसके बीच की दूरी है, बीच की डिस्टेंस है, वो चेंज नहीं हो रही है, दोनों अपनी अपनी जगह खड़े हैं। तो आर जीरो वेक्टर जो यहां पर है, ये यहां पर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो जो कांस्टेंट हो गया, तो कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। और यहां पर लिख भी सकते हो क्योंकि आर जीरो वेक्टर इज इक्वल टू कांस्टेंट। कांस्टेंट क्यों माना है इसको बच्चों, वो आपको पता लग गया होगा, क्योंकि दोनों जो ऑब्जर्वर हैं वो अपनी जगह पर स्टेबल खड़े हुए हैं, दोनों क्या है मतलब दोनों जो फ्रेम्स हैं वो एक जगह पर ही रुके हुए हैं, उनके बीच कोई नहीं, यानी ये आप कह रहे हो मोशन हो रही, ओनली मोशन कौन कर रहा है, पी पर जो पार्टिकल है वो कर रहा है, यानी गति कौन कर रहा है, पी पर जो कण है वो वाला गति कर रहा है। तो यहां से आपका जो रिजल्ट आ गया बच्चों, क्या आ गया है कि u डैश वेक्टर इज इक्वल टू u वेक्टर। अब इसका मतलब क्या हुआ यहां पर, ठीक है, यहां पर इसका मतलब क्या हुआ वो देखो आप, इसका मतलब ये हुआ कि जो फर्स्ट फ्रेम में वेलोसिटी है एस फ्रेम में है, वही वेलोसिटी आपकी एस डैश फ्रेम में है। तो ऐसा होता भी है, आप देखो प्रैक्टिकली अगर आपको बताऊं मैं चीज, कि एक बंदा यहां पर खड़ा हुआ है और एक आपसे कुछ दूरी पर डिस्टेंस पर खड़ा हुआ है, अब आपके सामने से कार जाती है एक, और वो कार 60 की स्पीड से जा रही है, तो आपको भी वो कार 60 की स्पीड से जाती हुई दिखेगी, और जो बंदा दूर खड़ा है उसको भी 60 की स्पीड से जाती हुई दिखेगी, दोनों को कोई डिफरेंस नहीं नजर आएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों अपनी जगह पर रुके हुए हैं। अगर दूसरा जो बंदा है वो मोशन कर रहा होता, उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होती, वो खुद कार में बैठा हुआ होता, फिर तो दूसरी की जो कार की मोशन है या कार की गति है उसको अलग दिखती, कार की स्पीड अलग दिखती। लेकिन अब मान लो एक यहां पर रुका हुआ है, एक आपसे तो कुछ डिस्टेंस पे रुका हुआ है, तो दोनों को ही कार है वो एक जैसी स्पीड से जाती हुई दिखेगी, क्योंकि दोनों रुके हुए हो, आप दोनों स्टेबल हो, एक दूसरे की रिस्पेक्ट आप इनर्शियल फ्रेम हो, तो जैसी एक को दिखेगी वैसे ही दूसरे को दिखेगी। समझ आई बात। तो प्रैक्टिकली भी ये चीज क्या है, प्रूव होती है यहां पर, ठीक है। अब नेक्स्ट है कि यहां पर अगर मैं निकालना चाहूं, नेक्स्ट चीज है वो है एक्सेलरेशन, ठीक है, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन या त्वरण, तो त्वरण अगर मैं यहां पर बच्चों निकालना चाहूं, तो त्वरण यहां पर क्या हो जाएगा कि देखो
जो यहाँ पर अगर मैं त्वरण निकालना चाहूँ तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये वाली जो इक्वेशन है, इक्वेशन सेकंड, इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा बाय डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन सेकंड विद रिस्पेक्ट टू टी। इसका मतलब है कि टी के सापेक्ष इसका अवकलन करने पर, तो डी यू डैश वैक्टर इज अपॉन में डी यू डैश वैक्टर अपॉन डी टी इज इक्वल टू डी यू वैक्टर अपॉन डी टी। ठीक है, इसको मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया, ऊपर पूरे के वेक्टर नहीं आएगा, इसके ऊपर आएगा डी यू वैक्टर। तो अब देखो डी यू अपॉन डी टी ये क्या आ जाएगा, फर्स्ट फ्रेम में एक्सेलरेशन आ जाएगा, और डी यू वैक्टर अपॉन डी टी ये सेकंड फ्रेम में, सॉरी ये सेकंड फ्रेम में आ जाएगा, और ये फर्स्ट में, ये एस डैश फ्रेम में और एस में, तो ए डैश इज इक्वल टू ए आ जाएगा। मतलब एक्सेलरेशन भी दोनों में क्या आ जाएगा, सेम ही दिखेगा। भी देखो एक्सेलरेशन क्या होता है, आप हर एक चीज का आपको फिजिकल मीनिंग पता होना चाहिए। जो डेली लाइफ में एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी में चेंज, या तो वेलोसिटी इंक्रीज हो या डिक्रीज हो। ठीक है, जैसे एक्सेलरेटर कार की जो रेस होती है वही होती है ना। ठीक है, तो अगर मान लो आपके सामने से कार जा रही है, उसने एकदम से ब्रेक लगा दिए, तो वहां पर एक्सेलरेशन जनरेट हो गया, उसकी वेलोसिटी में चेंज आ गया, वेलोसिटी में चेंज आ गया, एक्सेलरेशन जनरेट हो गया। तो जो बंदा, एक तो आप खड़े हो, एक आपका फ्रेंड आपसे कुछ डिस्टेंस पे खड़ा है, तो दोनों को ही कार रुकती हुई दिखाई देगी। ऐसे तो नहीं भी दूसरे को अलग उसकी वेलोसिटी दिखाई देगी, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जब दोनों को वेलोसिटी उसकी सेम दिखाई दे रही है तो एक्सेलरेशन भी उसमें, यानी वेलोसिटी डिक्रीज होती भी सेम ही दिखेगी उनको। तो इस कारण अपने कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन भी इसमें क्या होगा, दोनों फ्रेम में सेम रहेगा। बस चेंज किस में आएगा, चेंज आएगा यहाँ पर ये वाली डिस्टेंस में। चेंज किस में आएगा, क्योंकि एक थोड़ा नजदीक होगा या दूर होगा, और दूसरा क्या हो जाएगा, उस हिसाब से नजदीक या दूर हो जाएगा। मतलब आप दोनों के बीच जब डिस्टेंस है और कार आप एक जा रही है, तो आपसे कार की डिस्टेंस अलग होगी और उस बंदे से अलग होगी। बस डिस्प्लेसमेंट में या पोजीशन वेक्टर में फर्क आएगा, बाकी सारा कुछ वेलोसिटी हो चाहे एक्सेलरेशन हो वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो समझ आई एक चीज, मतलब इस जो डेरिवेशन है इसमें अपने वेलोसिटी भी सेम आ रही है और एक्सेलरेशन भी सेम आ रहा है। कई बच्चे सोचेंगे सर आपने वेलोसिटी के लिए v क्यों नहीं लिया, तो बुक में u लिया हुआ था, तो मैं बुक के हिसाब से चल रहा हूँ, क्योंकि सीबीएच की बुक में u लिया हुआ है तो मैं उस हिसाब से चल रहा हूँ। ठीक है, तो मुझे उम्मीद आपको ये वाली चीज समझ में आ गई होगी भी इसमें अपने को क्या करना था। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज है, नेक्स्ट जो टॉपिक आता है, ये वाला टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा, और मैंने कहा है कि यहाँ पर ओ और ओ डैश पर आप दो आदमी खड़े कर लो, और जो पी बिंदु है वहां पर एक कार जाती हुई आप दिखा दो, तो आपको सारी कहानी समझ आ जाएगी। ठीक है ना। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। जो नेक्स्ट अपना टॉपिक है वो नेक्स्ट टॉपिक देखो क्या है। मैं सारी जो इनकी कहते हैं ना अपने ये रूपरेखा, ठीक है, ये पहले ही तैयार कर लेता हूं कि जो कुछ लिखना होता है। अब इसमें जो थ्योरी लिखनी है आप थ्योरी पीछे वाली लिख सकते हो, क्योंकि वैसा ही डायग्राम है ये, बस एक चेंज आएगा इसमें। वो चेंज देखो क्या आएगा कि पहले टॉपिक का नाम पढ़ो, एक समान सापेक्षिक स्थानांतरीय गतिशील निर्देश तंत्रों में निर्देशांक रूपांतरण, कोऑर्डिनेशन ट्रांसफॉर्मेशन इन रेफरेंस फ्रेम हैविंग यूनिफॉर्म रिलेटिव मोशन ऑफ ट्रांसलेशन। अब पिछले टॉपिक और इस टॉपिक में फर्क पता क्या है, पिछले टॉपिक में दोनों ही फ्रेम, चाहे एक एस डैश था, एक एस था, एक एस डैश था, दोनों ही रुके हुए थे अपनी जगह पर, स्टेबल थे अपनी जगह पर। ठीक है, हिलडुल नहीं रहे थे। जो बंदे ओ और ओ डैश पर खड़े थे ये अपनी जगह पर खड़े हुए थे, हिल नहीं रहे थे। हिल कौन रहा था, पी पॉइंट, पी पॉइंट पे जो कार जा रही थी, मैंने आपको कार, इसको कार से याद रख लो आप। ठीक है, लेकिन इस टॉपिक में बच्चों क्या है कि अब देखो पी पर कार तो वैसी जा रही है, ठीक है, बिल्कुल वैसे सेम है। एस वाला बंदा, एस फ्रेम में जो ओ पर जो बंदा बैठा हुआ है वो भी वैसे का वैसे ही बैठा हुआ है, ये भी नहीं हिल रहा। लेकिन जो ओ डैश पर बैठा हुआ बंदा था यहाँ पर, ओ डैश फ्रेम यानी एस डैश फ्रेम है जो, अब ये मोशन कर रहा है यहाँ पर बच्चों। क्या कर रहा है ये, यहाँ पर मोशन कर रहा है, और ये v वेलोसिटी से जा रहा है यहाँ पर। जो इसकी वेलोसिटी है ये वाले फ्रेम की, ये इसके रिस्पेक्ट, इस फ्रेम के रिस्पेक्ट इसकी जो वेलोसिटी है ये v वेलोसिटी से जा रहा है आगे। क्या है यहाँ पर, v इसकी रिलेटिव वेलोसिटी है, रिलेटिव वेलोसिटी, सापेक्षिक वेग है, यानी इस o के सापेक्ष इस o डैश का वेग क्या है, v है।
अब ये एक जगह पर रुका हुआ नहीं है, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे ये भी मूव हो रहा है, कार भी देख रहा है। मतलब आप ऐसे समझ सकते हो इस एग्जाम्पल को भी, आप तो वैसे के वैसे खड़े हुए हो यहाँ पर ऊपर, ठीक है, कार भी यहाँ पर वैसे की वैसी जा रही है, लेकिन अब जो ओ डैश है यहाँ पर भी एक बंदा कार में बैठा हुआ जा रहा है, ठीक है, कार में जा रहा है, कार चल रही है उसकी। तो अब उस ओ वाले बंदे को जो पी पर कार जा रही है उसकी मोशन है वो अलग दिखाई देगी, और ओ डैश वाले बंदे को पी पर जा रहे की मोशन है वो अलग दिखाई देगी। इसमें थोड़ा सा चेंज आ जाएगा, क्योंकि अब ओ डैश वाला क्या है, गतिशील है, मोशन में है ओ डैश वाला जो ऑब्जर्वर। समझ आई बात? तो अब अपने यहां पर जो डिस्प्लेसमेंट लिखते हैं कि यहाँ पर अगर मैं वही आप अगर थ्योरी लिखना चाहो तो वो लिख सकते हो, और लास्ट में ये एक लाइन ऐड कर देना, पिछला जो टॉपिक था उसकी थ्योरी सेम आएगी इसमें, तभी मैंने लिखी नहीं कि माना स्थिति में फ्रेम एस डैश एस के सापेक्ष वी वेग से गति कर रहा है, लेट इन दिस कंडीशन फ्रेम एस डैश इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी वी वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू एस फ्रेम, ठीक है, मूव कर रहा है। तो अब देखो, लेट एट any time t s dash frame is shown in figure, shown in figure। क्या मतलब है इसका कि माना किसी समय t पर, किसी समय t पर s dash फ्रेम की स्थिति, फ्रेम की स्थिति चित्र में दर्शाई गई है, चित्र में दर्शाई गई है। मतलब कि कोई टाइम t है और उस टाइम t पर ये वाला जो आपका एस डैश फ्रेम है ये डायग्राम में शो किया हुआ है कि ये क्या है, किसी टाइम t पर, t यहाँ पर टाइम है किसी टाइम t पर। मान लो कि पहले ओ और ओ डैश एक पॉइंट पर ही थे, अब ओ डैश है वो मोशन करने लग गया, अभी उसने कार स्टार्ट कर ली, यहीं से कर ली, और मान लो 10 सेकंड बाद या 15 सेकंड बाद वो ओ डैश पर पहुंच जाता है, और यहाँ से भी ये आगे बढ़ रहा है, ऐसे नहीं भी यहीं पर रुका हुआ है, यहाँ से भी v वेलोसिटी से जा रहा है। लेकिन अपने किसी टाइम पर, क्योंकि किसी मोशन को दिखाना है पेज पर, अपने उसको भागता तो नहीं दिखा सकते, तो तभी अपने टाइम t लेते हैं कि t टाइम पर वो ओ डैश पॉइंट पर था, डायग्राम में दिखाया हुआ है कि वहां यहाँ पर था वो, लेकिन फिर भी वो v वेलोसिटी से जा रहा है, ठीक है। तो देन, तो सबसे पहले अपने निकालेंगे यहां पर डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट या इसको बोलेंगे हिंदी में विस्थापन, ठीक है, विस्थापन। तो देखो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए वही अपने ट्राइंगल यूज करेंगे, इन ट्राइंगल ओ ओ डैश पी। तो इसमें मैं डायरेक्ट इक्वेशन लिख दूं या लिखूं यहाँ पर कि जो वेक्टर एडिशन का लॉ था उसके अकॉर्डिंग क्या था, आर जीरो वैक्टर और प्लस में आर डैश वैक्टर इज इक्वल टू आपका आर वैक्टर आ जाएगा। और अगर मैं इसको सॉल्व करूं यहाँ पर तो जो आपका आर, ये सॉरी मैं यहाँ पर गलत लिख देता हूँ, इसको R1 नहीं R डैश मानना है इसको, ठीक है, मैं पैरों में लिख देता हूँ ऊपर लगाने। तो R डैश वेक्टर इज इक्वल टू आपका R वेक्टर माइनस में R0 वेक्टर आ जाएगा। लेकिन देखो यहाँ पर जो आपका R0 वेक्टर है ये यहाँ पर कांस्टेंट नहीं है, पिछले में कांस्टेंट था क्योंकि दोनों रुके हुए थे O और O डैश, लेकिन O डैश यहाँ पर मूव कर रहा है लगातार टाइम के साथ। तो एट टाइम t, मैं यहां पर लिखता हूं एट टाइम t यानी t समय पर, ठीक है, जो R0 वेक्टर है, R0 वेक्टर है ये देखो किसके इक्वल आएगा, R0 वेक्टर O से O डैश के बिटवीन डिस्प्लेसमेंट है या दूरी है, दूरी बराबर क्या होता है, वेग इनटू में समय, वेलोसिटी इनटू में टाइम, होता है या नहीं होता? तो आप कहोगे कि सर हाँ वेलोसिटी इनटू टाइम होता है। तो मैं इस R0 वेक्टर को क्या लिख सकता हूं, मैं ये लिख सकता हूं v वेक्टर इनटू में t।
कि टी टाइम बाद, कि मान लो आपको कह दें भी एक कार 50 की स्पीड से जा रही है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, और 2 घंटे बाद वो कितनी डिस्टेंस पर होगी, तो 50 इंटू में 2 करते हो या नहीं करते हो, टाइम से मल्टीप्लाई करते हो या नहीं करते हो, तो आपको होगी कि सर 100 किलोमीटर उसने डिस्टेंस कवर कर ली होगी। तो वही चीज बच्चों यहाँ पर है, यहाँ पर टी टाइम बाद जो r0 वेक्टर है कितना हो जाएगा, v वेक्टर इंटू टी हो जाएगा। अब ये वेरिएबल है क्योंकि टाइम तो बदल रहा है हर टाइम, तो r0 वेक्टर यहाँ पर v वेक्टर इंटू में t हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन लिखूं तो इसको देखो यहाँ पर पुट कर देता हूँ इसमें, तो r डैश वेक्टर यहाँ पर जो आ जाएगा आपका वो आ जाएगा r वेक्टर माइनस में v वेक्टर इंटू में t। और यही यहाँ पर बच्चों क्या है, इसकी इक्वेशन है, किसकी इक्वेशन है, ये वाली डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है। यहाँ पर मैं इसको डब्बे में बंद कर देता हूँ, ये वाली जो इक्वेशन है ये क्या है, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन आ गई है। यानी अगर आपको वेलोसिटी पता हो, टाइम पता हो, एक फ्रेम में डिस्टेंस पता हो, दूसरे में निकाल सकते हो आप किसी भी टाइम टी पर, फिर टी टाइम पर वो कितने डिस्टेंस पर है। ठीक है, तो अब आप देखो कि एस फ्रेम में जो आपका डिस्प्लेसमेंट था या डिस्टेंस थी उसकी वो आर वेक्टर थी, एस डैश फ्रेम में आर माइनस वी टी आ रही है, आर माइनस वी वेक्टर इंटू टी आ रही है। समझ आई बात, ये अब होगी यहाँ पर इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट होगी। अब नेक्स्ट जो सेकंड नंबर पर अपने निकालना चाहते हैं वो है वेलोसिटी, वेलोसिटी या वेग। ठीक है, तो वेग के लिए अपने क्या करते होते हैं, वही चीज करनी है अपने को, डिफरेंशिएशन, हिंदी मीडियम वाले भी सीख लो आप, विद रिस्पेक्ट टू टी इक्वेशन फर्स्ट डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी। ठीक है, तो इसका टी के रिस्पेक्ट अगर अपने डिफरेंशिएशन करें इक्वेशन फर्स्ट का, तो ये डी यहाँ पर आर डैश अपॉन में डी टी इज इक्वल टू डी आर वेक्टर अपॉन डी टी, और माइनस में डी बाई डी टी और वी वेक्टर और अपॉन में इंटू में टी। ठीक है, तो अब देखो एक चीज मैंने आपको ये बताई है यहाँ पर, एक सॉरी डी आर डैश अपॉन डी टी, इसको वैसे पढ़ा रहने दो, अगले स्टेप में करेंगे डिफरेंशिएशन, इसको भी ऐसे ही पढ़ा रहने दो, और माइनस में मैं v वेक्टर बाहर लिखता हूं और dt अपॉन dt यहां पर लिख देता हूं। अब आप कहोगे कि सर v वेक्टर को आपने बाहर क्यों लिखा, v का भी तो t के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन हो सकता है, या यहां पर डिफरेंशिएशन का ए बी रूल लगेगा। ए बी रूल कैसे लगेगा, d बाई डी टी ए इंटू बी, क्या होता है डिफरेंशिएशन में कि a को छोड़ेंगे b का डिफरेंशिएशन, ठीक है, फिर b को छोड़ेंगे a का डिफरेंशिएशन, ये होता है। तो यहां पर भी एक तो v डी टी अपॉन डी टी बनना चाहिए और दूसरा t इंटू डी वी अपॉन डी टी बनना चाहिए, ये भी तो बनना चाहिए, ये टर्म भी तो यहाँ पर आनी चाहिए। लेकिन v आपको मैंने देखो ऊपर यहाँ पर ये लिखा हुआ है कांस्टेंट वेलोसिटी v वेक्टर यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट वेलोसिटी है, यानी v वेक्टर की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है यहाँ पर, तो चेंज नहीं हो रही है तो यहाँ पर कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस कारण ये वाली टर्म मैं यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ, ओनली ये लिख रहा हूँ। ठीक है, तो अब इसको आपने ऊपर क्या लिखा था वही चीज आ जाएगी, ये तो आ जाएगा u डैश वेक्टर, ये आ जाएगा u वेक्टर, क्योंकि ये आपने लिखे थे पिछले जो डेरिवेशन किया था, और यहां पर इसका डिफरेंशिएशन तो कितना हो जाएगा 1, और यहां पर बचेगा क्या, v वेक्टर। ठीक है, तो ये बच्चों यहां पर क्या आ गया आपके पास, ये आ गया है यहां पर जो वेलोसिटी ऑफ जो आपके पास पार्टिकल इन एस डैश फ्रेम, क्या आ जाएगी, एस डैश फ्रेम में वेलोसिटी। तो अब देखो वेलोसिटी है वो आपकी माइनस हो रही है, ये u वेक्टर माइनस v वेक्टर, यहां पर प्लस भी हो सकता है, ये डिपेंड करेगा कि v वेक्टर की डायरेक्शन क्या है। ठीक है, देखो अब इसको समझते हैं अपने डेली लाइफ के बेसिस पर। ठीक है, डेली लाइफ के बेसिस पर कि उस आधार पर कि देखो यहां पर एक कार जा रही है 60 की स्पीड से, और ये बंदा यहाँ पर खड़ा हुआ है, ये तो खड़ा ही हुआ है 0 की स्पीड पर, तो इसको तो इसकी स्पीड देगी 60 ही दिखाई, 60 किलोमीटर पर आवर।
ठीक है। लेकिन यहां पर एक बंदा जा रहा है 40 की स्पीड से अपनी कार पर। तो यहां पर दो सिचुएशंस हो सकती हैं कि या तो कार भी आपकी 60 की स्पीड से इधर ही जा रही हो और बंदा भी आपका इधर ही जा रहा हो 40 की स्पीड से, या आपकी कार 60 की स्पीड से इधर जा रही हो लेकिन जो दूसरा बंदा है वो आपका 40 की स्पीड से इधर आ रहा हो। दो सिचुएशंस बनती हैं, या तो दोनों की सेम डायरेक्शन होगी या अपोजिट। इस डायरेक्शन में तो इस 40 वाले को इस कार की स्पीड दिखाई देगी 20, क्योंकि 40 उसकी 60 में से 40 तो वो कवर कर ही रहा है। तो उसको तो ऐसे लगेगा कि जो कार है वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रही है, 20 किलोमीटर पर आवर। लेकिन जब देखो कि कार एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है तो तब यहाँ पर वेलोसिटी है वो इनकी ऐड हो जाएगी 100 की स्पीड से। यानी इस 40 वाले को क्या दिखेगा कि सामने वाली कार 100 की स्पीड से आ रही है, क्योंकि 60 की स्पीड से तो वो आ रही है और 40 से वो आगे जा रहा है, तो दोनों की कंबाइन होगी कितनी होगी, 100 होगी। और यहाँ पर मैं 11वीं क्लास में मैंने जब पढ़ाया था बच्चों को एक बहुत बड़ी एग्जांपल भी दिया था कि जो कॉलिजन वाला मैं टॉपिक करवा रहा था वहां पर मैंने एग्जांपल दिया था कि अगर मान लो आप किसी साधन को क्रॉस करते हो तो क्रॉस करते आपने देखा होगा एक्सीडेंट सबसे ज्यादा होते हैं, व्हीकल्स के एक्सीडेंट क्रॉस करते हुए सबसे ज्यादा होते हैं। कारण पता है क्या होता है उसका, कि मान लो आप एक आपका जो व्हीकल है आप कार से जा रहे हो और एक सामने से कार आ रही है, ठीक है, आपकी स्पीड भी 100 पर है, सामने वाले की 100 पर है और बीच में 500 मीटर की डिस्टेंस है। तो आपको लगेगा कि मैं 5 सेकंड में या 10 सेकंड में जितना भी टाइम आप कैलकुलेट करो उतने टाइम में मैं अपनी कार निकाल लूंगा, लेकिन उससे आधा टाइम ही लगता है उस डिस्टेंस को कवर करने में। कारण पता है क्या, 100 की स्पीड से आप जा रहे हो, 100 की स्पीड से वो आ रहा है, तो दोनों ही कवर कर रहे हो उस डिस्टेंस को, जो 500 मीटर की डिस्टेंस है उसको दोनों ही कवर कर रहे हो। तो जितना टाइम अपने सोचते हैं ना उससे आधा ही टाइम लगता है, ठीक है। इस कारण क्या हो जाता है, एक्सीडेंट ज्यादा होते हैं क्रॉस करते टाइम, एस्टिमेट नहीं लगा पाते अपने। तो वही चीज है यहाँ पर कि जब दोनों व्हीकल एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं तो स्पीड ऐड होगी उनकी, यानी क्या हो जाएगा कि ये वाला वी वेक्टर है ये माइनस वी वेक्टर हो जाएगा, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन के कारण वी की जगह माइनस वी रखोगे तो माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा। समझ आई बात। तो रिलेटिव स्पीड यहाँ पर ऐड हो जाएगी और जब दोनों क्या है एक ही डायरेक्शन में जा रहे हो, दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो आप डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो। आगे अपने न्यूमेरिकल करेंगे तब आपको और ज्यादा समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट जो चीज आती है बच्चों वो यहाँ पर आता है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण। तो एक्सेलरेशन या त्वरण यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, आपको वही चीज करनी है। ये इक्वेशन अब कौन सी आ जाएगी, इक्वेशन नंबर सेकंड हो जाएगी यहाँ पर, ये वाली इक्वेशन, ये इक्वेशन सेकंड। तो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन सेकंड विद रिस्पेक्ट टू टी, इसको हिंदी में लिखना है तो आपको टी के सापेक्ष समीकरण 2 का अवकलन करने पर तो वही हो जाएगा डी यू डैश वैक्टर अपॉन में डी टी इज इक्वल टू डी यू अपॉन में डी टी और माइनस में डी वी वैक्टर अपॉन में डी टी, ठीक है। अब देखो ये तो ए डैश वेक्टर हो जाएगा, ही हो जाएगा ए वेक्टर और माइनस में क्या हो जाएगा v, यहाँ पर कांस्टेंट है, ये v क्या है यहाँ पर आपको मैंने बताया हुआ है, ये यहाँ पर कांस्टेंट है तो ये यहाँ पर 0 हो जाएगा, मतलब कि इसका कोई औचित्य ही नहीं रहा। तो a डैश इज इक्वल टू ए वेक्टर यहाँ पर अपने को दिखेगा। मतलब कि देखो जब ब्रेक लगाएगी कार तो उसकी जितनी मान लो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से क्या है उसकी वेलोसिटी है वो कम हो रही है, तो देखो इसको भी क्या होगा, इस वाली कार को भी 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो कम होती दिखेगी, ठीक है, क्योंकि वो डिफरेंस हो गया। और उसको भी क्या दिखेगा कि 20 किलोमीटर पर आवर की टाइम से क्या हो रहा है, जो कार है वो रुक रही है, क्योंकि वेलोसिटीज में डिफरेंस सेम होगा, ठीक है। मान लो कि ये वाली कार है, एक मिनट आप देखो यहाँ पर, हाँ 60 से इसकी वेलोसिटी क्या हो गई है 50 हो गई है, ठीक है। तो इसको भी दिखेगा, जो ये वाला ऑब्जर्वर होगा इसको भी वेलोसिटी में डिफरेंस 10 किलोमीटर पर आवर का ही दिखेगा। और इसको भी देखो, इसके लिए चाहे इसकी स्पीड कितनी है, मान लो चाहे इसकी स्पीड इसके लिए 20 है लेकिन अब उसको दिखेगी 50 होगी, तो अब रिलेटिव स्पीड 10, तो डिफरेंस यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा 10। मतलब दोनों को स्पीड कम होती हुई या बढ़ती हुई स्पीड एक जैसी दिखेगी, क्योंकि वहां पर स्पीड का क्या आ गया या वेलोसिटी का क्या आ गया, डिफरेंस आ गया है यहाँ पर, ठीक है ना बच्चों। तो डिफरेंस आ गया तो इस कारण एक्सेलरेशन दोनों का सेम होगा। तो
इसमें देखो प्रीवियस से क्या चेंज आ गया, देखो उसमें जो डिस्प्लेसमेंट था वो उसमें भी चेंज हुआ था, इसमें भी हुआ है। उसमें वेलोसिटी सेम थी पिछले टॉपिक में, लेकिन इसमें क्या है, अलग आ रही है। उसमें एसेलेरेशन सेम था और इसमें भी एसेलेरेशन क्या है बच्चों, यहाँ पर सेम आ रहा है। तो ये आपका टॉपिक थे 2। मैंने अपनी तरफ से पूरा जितना डिटेल से हो सकता उतना डिटेल से आपको करवाए हैं, ताकि समझ आ जाए, आपको अच्छे तरीके से दिमाग में बैठ जाए। ये वाला थोड़ा सा स्लो मैं इस कारण चल रहा हूँ क्योंकि बीएससी में थोड़ा सा हार्ड लगती है कई बच्चों को आके फिजिक्स यहाँ पर, ठीक है। तो इस कारण थोड़ा मैं स्लो चल रहा हूँ। आगे जब एक यूनिट हो जाएगी, दूसरी तीसरी अपने करेंगे, तब स्पीड धीरे धीरे इंक्रीज होती जाएगी। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा, और कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि कितना अच्छा आपको टॉपिक लगा, कितना अच्छा समझ आता है, और क्या कुछ प्रॉब्लम, अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो वो भी बताना। और जो इसकी पीडीएफ नोट्स है वो मैं लगातार डाल रहा हूँ। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे दिया हुआ है, आपको टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करना है और उसमें आरबीएससी फिजिक्स नोट सर्च करके ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। 1400 के करीब सब्सक्राइबर हैं उस ग्रुप में, 1400 से ऊपर मेंबर है, तो उस ग्रुप को ज्वाइन कर लेना आपको, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे प्यारे बच्चों।